नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का द स्टोरी टेलर में स्वागत है। और आज हम हाजिर हैं आपके सामने लेकर के फ्रांसीसियों के भारत में आगमन की कहानी से लेकर के पहले, दूसरे और तीसरे कर्नाटक युद्धों के साथ। तो आइए बात करते हैं फ्रांसीसियों का भारत में आगमन किस तरह से हुआ। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना मंत्री कोलबर्ट के प्रयास से लुई 14वां के शासनकाल में सन 1664 में हुआ। कंपनी का नाम रखा गया कंपनी द इंड ओरिएंटल। यह कंपनी पूरी तरह से सरकार द्वारा चलाई गई और इसका पूरा खर्च सरकार पर निर्भर था। इसका पहला व्यापार मंडल मेडागास्कर पर भेजा गया, परंतु उसे कुछ खास सफलता नहीं प्राप्त होती है और वो असफल रहा। और इसी क्रम में दूसरा दल सन 1667 में भारत में फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में पहुंचा और सन 1668 में सूरत में इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित करी। 1669 में कंपनी को गोलकुंडा के सुल्तान का अधिकार पत्र प्राप्त होता है, जिसके चलते जो है उनकी दूसरी कोठी मसूलीपट्टनम में बनी। सन 1672 में इन्होंने सेनाथम पर विजय प्राप्त की, जो कि मद्रास के निकट था, लेकिन अगले ही वर्ष वो पराजित हो गए गोलकुंडा व डचों की संयुक्त सेना से। और इस तरह से मजबूरन उन्हें जो है सेनाथम को डचों को देना पड़ा। सन 1673 में कंपनी का निदेशक फ्रैंको मार्टिन और बेलांग द लिस्पिने ने बेलकुंडा के मुस्लिम सूबेदार शेर खां लोदी से एक गांव प्राप्त किया और बाद में वहां पर एक बस्ती बसाई जिसका नाम रखा गया पांडिचेरी। और यहीं से शुरुआत होती है कंपनी की पांडिचेरी के प्रमुख केंद्र बनने की। और इस तरह से फ्रैंको मार्टिन उसका सन 1774 में प्रमुख बना और सन 1706 तक वो उसका गवर्नर रहा। परंतु बीच में ही सन 1693 में यह कंपनी पांडिचेरी को भी डचों के हाथों हार गई और इसके पश्चात सन 1697 में रिजवीक की संधि होती है, जिसके पश्चात इसे पांडिचेरी पुनः वापस मिला। सन 1674 में शाइस्ता खां ने इन्हें बंगाल में एक जगह दी और जहां पर आगे चल करके इस कंपनी ने सन 1690-92 के आसपास तक चंद्रनगर की प्रसिद्ध कोठी का निर्माण किया था। सन 1720 और 1742 के बीच का दशक जो था, ये लेनो और ड्यूमा के काल का समय था और कहा जाता है कि इनके बुद्धिमत्तापूर्ण शासन के दौरान कंपनी की अभूतपूर्व वृद्धि हुई। सन 1721 में मॉरिशस, सन 1725 में मालाबार तट पर माही, सन 1739 में करैकल तथा सन 1701 में पांडिचेरी सभी पूर्वी बस्तियों का मुख्यालय भी बना दिया गया और इसका महानिदेशक बना फ्रैंको मार्टिन। और डुप्ले के समय पांडिचेरियों को खासी समृद्धि प्राप्त होती है। और इसी के साथ ही शुरू होता है डुप्ले के आने से ही कर्नाटक के युद्धों का सिलसिला। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ। पहले आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के समय अगर भारत की स्थिति देखें तो इस समय तक हैदराबाद, जो कि 1724 में निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने स्थापित किया था, वो एक तरह से अर्ध स्वतंत्र हो चुका था और कोरोमंडल तट पर और उसके पीछे की भूमि जिसे कर्नाटक कहा जाता था, वो मुगल दक्कन का ही एक सूबा था और वो निजाम के अधीन आता था। परंतु जिस प्रकार से हैदराबाद में निजाम अर्ध स्वतंत्र था, उसी तरह से कर्नाटक के नायब सूबेदार ने भी खुद को नवाब घोषित कर लिया था और उसने निजाम की आज्ञा के बगैर ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उस दौरान कर्नाटक का नवाब था सादतुल्ला खां और उसने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था भतीजे दोस्त अली को। सन 1741 में मराठे तेजी से बढ़ रहे थे दिल्ली की तरफ और उन्होंने उसी दौरान कर्नाटक पर भी हमला किया, जिसमें दोस्त अली की हत्या हो गई तथा दामाद चंदा साहब को बंदी बना लिया जाता है। और जैसे ही कर्नाटक की गद्दी खाली होती है, निजाम ने अपने एक संबंधी अनवरुद्दीन को कर्नाटक का नवाब बना दिया। इतनी सारी अव्यवस्थाओं के बावजूद अंग्रेज व फ्रांसीसी व्यापार में संलग्न रहे, यहाँ तक कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के कारण एवं अमेरिकी उपनिवेश को लेकर यूरोप में अंग्रेजों व फ्रांसीसियों में संघर्ष चल रहा था। इसके बावजूद डुप्ले ने शांति कायम करने हेतु अंग्रेज अधिकारियों से लगातार मुलाकात की और वो चाहता था कि किसी भी कीमत पर युद्ध न हो। अंग्रेजों की तरफ से कभी भी इस तटस्थता का वादा नहीं किया गया और इसी का परिणाम था सन 1746 से 48 के बीच में हुए प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का।
ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध यूरोप में चल ही रहा था और कहा जाता है कि भारत में ये उसी का विस्तार मात्र था। सन 1746 में बार्नौट नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने फ्रांसीसियों के जलपोत को पकड़ लिया, जिसके पश्चात डुप्ले कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से संरक्षण मांगा, पर अंग्रेज अनवरुद्दीन के समझाने के बावजूद भी तैयार नहीं हुए। इसके पश्चात जब सारी जगहों से कोई भी सहायता पांडिचेरियों को प्राप्त नहीं हुई तो डुप्ले ने मॉरिशस के गवर्नर ला बोर्डेनो से सहयोग मांगा और ला बोर्डेनो 3000 सैनिकों के साथ हाजिर हुआ और मद्रास पर कब्जा कर लिया। ला बोर्डेनो ने 40,000 पाउंड की मांग रखी अंग्रेजों के समक्ष और 40,000 पाउंड लेने के बाद मद्रास को वापस कर दिया। लेकिन इसके तुरंत पश्चात ही डुप्ले ने मद्रास पर पुनः कब्जा कर लिया और इस बार अंग्रेज नवाब से संरक्षण की मांग करने लगे। नवाब ने डुप्ले को बहुत समझाने की कोशिश करी, पर डुप्ले का कहना था कि हम अंग्रेजों को हटाकर मद्रास आपको देना चाहते हैं, परंतु अनवरुद्दीन को डुप्ले की बातों पर भरोसा नहीं हुआ और इस वजह से युद्ध अवश्यंभावी हो गया और इस प्रकार पहले कर्नाटक युद्ध की शुरुआत होती है, जिसे सेंट थोमे का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। 230 फ्रांसीसी और 700 भारतीय सैनिकों को लेकर डुप्ले ने कर्नाटक पर हमला किया और कहा जाता है कि उसके पास 10,000 भारतीय सैनिक थे। फिर भी कर्नाटक की हार हुई और इधर यूरोप में सन 1748 में ही एला शैपल की संधि हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप अमेरिका में उपनिवेश लुईबर्ग फ्रांसीसियों को वापस मिल जाता है और इसी संधि के तहत यह तय किया गया कि मद्रास भी अंग्रेजों को वापस कर दिया जाएगा। तो इस तरह से पहला युद्ध था जिसमें बहुत सारी उठापटक हुई, लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि दूसरा युद्ध, क्योंकि दूसरा युद्ध पूरी तरह से निज़ाम की मृत्यु के बाद शुरू होता है और पूरी तरह से ये कहें तो ये उत्तराधिकार का युद्ध बनकर रह गया था। तो जानेंगे हम दूसरे युद्ध और तीसरे युद्ध को कल के वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द स्टोरी टेलर।